नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। ये आपकी कक्षा 7वीं से अध्याय 2 है। इतिहास पढ़ रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे कि दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल ने क्या क्या विजय प्राप्त करी, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम वो जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, दक्षिण भारत पर जहाँ एक तरफ चोल, पल्लव, इन सब का चालुक्य का राज था, वहीं उत्तरी भारत पर क्या था कि हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने शासन किया था। बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण करवाया इन राजाओं ने और बहुत सारे मंदिर बनवाए, अनेक युद्ध लड़े और प्रजा के विकास के बहुत सारे कार्य करे। इन्होंने संस्कृति विकास किए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके सीटेट के पेपर में यहाँ से बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका बहुत पूछा जाता है। विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिणापथ या दक्षिणा प्रदेश कहा जाता है। कि विंध्याचल पर्वत से लेकर, जरूरी लाइन नहीं है, कन्याकुमारी तक का जो विशाल प्रदेश है उसे दक्षिणापथ कहते हैं या दक्षिणा प्रदेश कहा जाता है। शताब्दी से 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ अनेक राज्यवंश चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पांडे आदि थे। कि जो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ अनेक राजवंश हुए, जैसे कि चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, चोल हो गया, पांडे हो गया। दक्षिण के इन राज्यों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि इन राज्यों ने क्या करा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अध्याय में हम चालुक्य, पल्लव एवं चोल शासकों का वर्णन पढ़ेंगे। जो लाइन आपकी ज़रूरी होगी मैं उस लाइन को 1 से 2 बार बताऊंगी, ताकि आपको ये समझ आ जाए भाई ये लाइन ज़रूरी है। चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पर इस वंश की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। ये जरूरी लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वंश की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3 शाखाएं मानी जाती हैं। इन्हें सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया गया। और इनको क्या बताया गया? सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया गया। ये 3 शाखाएं हैं, बादामी या वातपी के चालुक्य, ये 1 हो गई। पूर्वी या वैगी के चालुक्य 2 हो गए। कल्याणी के चालुक्य के नाम से थी, ये 3 शाखाएं हो गई। यहाँ से पूछा जाता है, चालुक्य वंश की मूल शाखा बादामी और वातपी के चालुक्य की थी। जो इनकी मूल शाखा थी वो थी बादामी और वातपी के चालुक्य की थी। इनको कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो जानेंगे। बादामी के चालुक्य को प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से पुकारा जाता है। ये आपका पेपरों में पूछा जाता है कि बादामी के चालुक्यों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से पुकारा जाता है। उनकी एक शाखा वेगी अथवा पिस्टूर के पूर्वी चालुक्य की थी। जिन्होंने, इनको कैसे याद किया जाता है, तो इनको हमेशा ऐसे याद रखते हैं, जिन्होंने 7वीं सदी के प्रारंभ में अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया वो कौन थे? वेगी और पिस्टू के पूर्वी चालुक्य। इनकी एक शाखा कल्याणी के चालुक्य थी, जिन्होंने बाद में पश्चिम चालुक्य को भी पुकारा गया। इनको बाद में किससे पुकारा गया है? पश्चिमी चालुक्य पुकारा गया। देखो, उनको प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य पुकारा गया है और इनको पश्चिमी चालुक्य पुकारा गया है केवल। जिन्होंने 10वीं शताब्दी से, इनको याद रखा जाता है 10वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट शासकों से अपने वंश के राज्य को दोबारा से छीन लिया था। इन्होंने क्या करा था, जो राष्ट्रकूट शासक थे ना, अपने वंश के राज्य को क्या करा इन्होंने, फिर दोबारा से छीन लिया था। एक बार फिर चालुक्यों को कीर्ति को स्थापित किया। इन्होंने क्या करा, वहाँ पे चालुक्य की जो कीर्ति थी उसको दोबारा स्थापित किया। चालुक्य शुरुआत में अयोध्या में रहते थे, बाद में कुछ कारणों से दक्षिण में चले गए। बादामी के चालुक्य, वातपी के चालुक्य भी बोलते हैं इनको। बादामी के चालुक्य ने क्या, 6वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 8वीं सदी के मध्यकाल तक प्राय 200 वर्षों के समय में दक्षिणापथ में एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करा। कि जो बादामी के चालुक्य थे, याद रखने वाली लाइन है ये यहाँ पे, 6वीं शताब्दी से लेकर, कि आपकी 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं सदी के मध्य में काल तक प्राय 200 वर्षों के समय में दक्षिणापथ में एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करा। कितने वर्षों के समय में? 200 वर्षों के समय में। डॉक्टर DC सरकार ने उनको स्थानीय कन्नड़ परिवार का माना, जिनको बाद में क्षेत्रियों में स्थान प्रदान किया गया। कि डॉक्टर जो DC थे उन्होंने क्या माना, इनको स्थानीय कन्नड़ परिवार का माना और बाद में इन्हें क्षेत्रीय होने का दर्जा दिया गया। उन्होंने अपने वंशों के नाम को चलक, चालिक अथवा चालुक नाम के किसी प्राचीन व्यक्ति से प्राप्त किया। कि उन्होंने जो अपना वंश का नाम है ना, चलक, चालिक, चलुक, ये किसी अपने वंश के प्राचीन व्यक्ति से प्राप्त किया। बाद में फिर ये क्या कहलाने लगे? चालुक्य कहलाने लगे। इस वंश का सबसे पहला शासक जयसिंह था। उसके पश्चात उसका पुत्र
रणरांग सिंह सिंहासन पर बैठा। रणरांग का पुत्र पुलकेशन प्रथम, यहाँ से पूछा जाता है, रणरांग का जो पुत्र था पुलकेशन प्रथम जो था, जिसने वातापी के किलों का निर्माण करवाया, उसने क्या करवाया था? वातापी के किलों का निर्माण करवाया था, उससे अपनी राजधानी बनाया, ये पूछा गया है। उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन था। उसका उत्तराधिकारी कौन था? कीर्तिवर्मन था, ठीक है, जिसने कदम, कोकण, नल आदि राजवंशों के राजाओं को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई मंगलेश ने गद्दी के उत्तराधिकारी पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण बनकर शासन किया। कि जब उनकी मृत्यु हो गई, जो वहाँ पे कीर्तिवर्मन थे, तो जब उसका जो भाई था मंगलेश, उसने क्या करा? उस गद्दी थी उसके उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। उत्तराधिकारी के रूप में कैसे शासन किया? कि भाई जब तक ये पुलकेशन द्वितीय बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं गद्दी पे बैठा रहूँगा और सारे राज्य का सारा कारभार मैं देखता रहूँगा, और जब पुलकेशन द्वितीय बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको उनकी गद्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अहोल कर्नाटक के बीजपुरा में स्थित बदामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ से पुलकेशन द्वितीय को 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। बहुत जरूरी लाइन है ये। अहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बदामी के निकट बहुत प्राचीन स्थित है। यहाँ से पुलकेशन द्वितीय का क्या प्राप्त हुआ? एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन से सन में प्राप्त हुआ? 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसका रचयिता जो थे वो जैन कवि रवि कीर्ति थे। कौन थे? जैन कवि रवि कीर्ति थे। इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय की विजय का वर्णन है। इस अभिलेख में क्या है? पुलकेशन द्वितीय का जो उनकी विजय थी उनका वर्णन किया गया है। ये लाइन आपकी काफ़ी जरूरी लाइन है, यहाँ से पूछा जाता है। पुलकेशन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करके सिंहासन प्राप्त करा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब मंगलेश के मन में ये आ गया था, भाई सिंहासन के प्रति लालच आ गया था कि मैं सिंहासन नहीं दूंगा, तो पुलकेशन द्वितीय ने क्या करा? अपने चाचा से युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद वो सिंहासन पर बैठे। फिर जैसे सभी राजाओं के साथ होता है कि भाई सिंहासन उन्हें अपने आप प्राप्त हो जाता है, जो राजा के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिला। उन्होंने क्या करा? शुरू से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया और अपनी योग्यता से जो चालुक्य जो वंश थे उसका विकास किया, उसको श्रेष्ठता प्रदान करी। पुलकेशन द्वितीय ने दक्षिण में कदमों, कोंकण के मौर्य एवं उत्तर के गुर्जरों को परास्त किया। कि उन्होंने क्या करा? दक्षिण में कदमों को, कोंकण के मौर्य को, उत्तर के गुर्जरों को परास्त किया। उसने भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को हराया। कि ये अपने में बहुत जो पुलकेशन द्वितीय थे बहुत अच्छे सम्राट थे। उन्होंने क्या करा कि जो हर्षवर्धन थे उनको भी हराया, पूर्व में कलिंग को परास्त किया, और उन्होंने पूर्व में कलिंग को भी परास्त किया और पिष्टुर को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बना दिया। ये जरूरी लाइन है कि उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, पूर्व में कलिंग को परास्त किया और पिष्टुर को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बना दिया है। बहुत जरूरी लाइन है ये। वैगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, पुलकेशन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को पिष्टुर का राज्यपाल बनाया, जैसे कि हमने पढ़ा था, परंतु उसने बहुत ही शीघ्र क्या करा? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। विष्णुवर्धन ने मकरध्वज विष्णु सिद्धि नामक उपाधि धारण की है। कई बार पूछा जाता है कि विष्णुवर्धन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की है, तो मकरध्वज विष्णु सिद्धि नामक उपाधि धारण की है। उसके बाद के शासक जैसे जयसिंह प्रथम हुए, इंद्रवर्मन आदि हुए। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी पिष्टुर थी। जो पूर्वी चालुक्य थे ना, उनकी जो पहली राजधानी थी वो पिष्टुर थी, पूछा गया है। उसके बाद वेगी और बनी और अंत में राजमहेंद्री बनी। बहुत जरूरी लाइन है कि पहले कौन सी थी? पिष्टुर थी, उसके बाद वैगी बनी और अंत में कौन सी बनी? राजमहेंद्री बनी। विष्णुवर्धन प्रथम के बाद अनेक राजवंशों ने वेगी वंश को संभाला। कि उनके बाद क्या हुआ? विष्णुवर्धन के बाद अनेक राजवंशों ने वेगी वंश को संभाला। विजयादित्य द्वितीय और विजयादित्य तृतीय वेगी वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने पल्लव, पांड्या, पश्चिम गंग, दक्षिण कोशल, कलिंग, कुलचेरी और राष्ट्रकूट शासकों को परास्त किया। कि इन्होंने क्या करा कि जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो इनमें से थे विजयादित्य द्वितीय हो गए, विजयादित्य तृतीय हो गए। वेगी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने पल्लव, पांड्य, पश्चिम गंग, दक्षिण कोशल, कलिंग, कुलचेरी और राष्ट्रकूट शासकों को परास्त किया।
विजयादित्य तृतीय के पश्चात चालुक्य भीम शासक बना, कि उनके पश्चात जो तो वहाँ पे जो शासक बना था वो चालुक्य भीम बना। उसने 1892 से लेकर 1921 ईस्वी तक शासक बना। उसका संपूर्ण जो शासनकाल था ना, वो राष्ट्रकूट के जो शासक था कृष्णद्वितीय, उससे लड़ाई करते करते भी था उसका संपूर्ण शासनकाल। कई बार परास्त भी हुआ, जिस कारण की कई बार हारा भी, जिसके कारण की जो उसकी शक्तियाँ थी ना, चालुक्यों की जो शक्ति थी वो कमजोर होती चली गई। राजवंशों के विभिन्न व्यक्तियों ने भारी शक्तियों की सहायता लेकर सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयत्न करा। अब राजवंश के जो अंदर के व्यक्ति थे, उन्होंने भी क्या करा कि भारी व्यक्तियों से सहायता लेकर सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करा। 1063 ईस्वी तक वेगी के अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन चालुक्यों की जो शक्ति थी वो निरंतर कमजोर होती गई। अंत में चोल शासक कुलोतुंग ने वेगी के शासक विजयादित्य सतम को पराजित कर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। चोल शासक कुलोतुंग ने वेगी के शासक विजयादित्य सतम को, जो कि लास्ट यहाँ पे ये थे, सतम को पराजित करके इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। कल्याणी के चालुक्य शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। कि शुरुआत में क्या था कि राष्ट्रकूट शासक जो थे इनके अधीन काम करते थे, ये उनके अधीनता स्वीकार करते थे। लेकिन यहाँ पे अंतिम राष्ट्रकूट जो शासक था कर्क था। अब चालुक्य तेल द्वितीय ने क्या करा कि जो कर्क को परास्त करके राष्ट्रकूट के राज्य पर अधिकार कर लिया, और कल्याणी के चालुक्य के साम्राज्य की जो नींव थी वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेषों पर रखी। अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कल्याणी से शुरू करा, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू करा? कल्याणी से शुरू करा। तेल द्वितीय एक महान योद्धा थे। उसने चेंदी, उड़ीसा, कुतलम, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परम और चोल शासकों को उत्तम को परास्त किया। कि एक महान योद्धा थे। उसने चेंदी को भी परास्त किया, उड़ीसा को परास्त करा, इन सबको उसने परास्त किया। उसने ललाट और पंचाल प्रदेशों को भी अपने अधीन किया। इस प्रकार विभिन्न युद्धों में भाग लेकर उसने चालुक्य के एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। वह स्वयं को क्या बताता था? बादामी के महान चालुक्य शासकों को वंशज बताता था। कि वो खुद को जो बताता था ना कि मैं बादामी के महान चालुक्यों का वंशज हूँ। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, परमेश्वर की उपाधि धारण करी। बहुत जरूरी लाइन है ये, कि जो तेल द्वितीय थे एक महान योद्धा थे। उसने जो चालुक्यों के बड़े साम्राज्य का निर्माण करा, और वह स्वयं को बादामी के महान चालुक्य शासकों को वंशज बताता था। उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर एवं चक्रवर्ती नामक उपाधि धारण की थी। और यहाँ पे भी जरूरी लाइन है ये, तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। जो पहले किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तेल के उत्तराधिकारी सत्यश्री हुए, विक्रम द्वितीय पंचम हुए, आयन द्वितीय हुए, जयसिंह द्वितीय हुए। इस वंश के अन्य शासक रहे। इनके पश्चात सोमेश्वर प्रथम शासक बने। कि इनके पश्चात क्या हुआ कि जो सोमेश्वर प्रथम थे वो शासक बने। उसने कोंकण को जीता, मालवा, गुजरात, दक्षिण कौशल तथा केरल पर आक्रमण किया। कि जो सोमेश्वर प्रथम थे वो 1043 से लेकर 1068 ईस्वी तक शासक बने। उन्होंने कोणक को जीता, मालवा को जीता, मालवा के गुजरात को जीता, दक्षिण कौशल को जीता, केरल पर आक्रमण किया। कुलेचेरी शासक राजा धीराज ने लेकिन इतने आक्रमण किए, लेकिन जो कलचूरी का शासक था उसने क्या करा? राजा धीराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने में सफलता पाई। कि जो सोमेश्वर की राजधानी थी ना कल्याणी, उसको लूटने में सफलता पाई। लेकिन जो सोमेश्वर था वो निरंतर संघर्ष करता रहा कि भाई मैं अपनी राजधानी को कैसे वापस लाऊंगा। और अंत में एक युद्ध में राजा धीराज जो चोल था वो मारा गया। उसके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने भी क्या करा? जो उसका भाई था राजा धीराज चोल तो मारा गया, जो उसका भाई था राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमणों के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता पाई। और अंत में सोमेश्वर की पराजय हुई। कि जो उसका जो भाई था उसने क्या करा? जो सोमेश्वर आक्रमण कर रहा था ना, आक्रमणों के विरुद्ध क्या चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता पाई, और सोमेश्वर की पराजय हुई। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात सोमेश्वर द्वितीय और उसके पश्चात विक्रमादित्य पृष्ठ शासक बने। विक्रमादित्य ने अनेक राजाओं से युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसका राज्य नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कंडक तथा मसूर तक फैला हुआ था।
ये लाइन पूछी गई है। जो उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? विक्रमादित्य का नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कंडप तथा मसूर तक फैला हुआ था। विक्रमादित्य के पश्चात सोमेश्वर द्वितीय और जगदेव मल्ल तेल शासक हुए। तेल के समय में चालुक्य राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। कि तेल के समय में क्या हुआ था? जो चालुक्य राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक जो था सोमेश्वर चतुर्थ था। जो इसका अंतिम शासक था वो तो कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ था। अंत में 1190 ईस्वी में यादव और होयसल शासकों ने इस साम्राज्य का अंत कर दिया। किसने किया था? यादव और होयसल शासकों ने क्या करा? इस साम्राज्य का अंत कर दिया। चालुक्य शासकों की उपलब्धियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। विशाल साम्राज्य की स्थापना। चालुक्य वंश के शासकों ने दक्षिणापथ में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस वंश के जो शासकों ने अनेक महान युद्ध हुए। उन्होंने उत्तरी तथा दक्षिण भारत के अनेक शासकों को परास्त करने में सफलता पाई। पुलकेशन और द्वितीय और कुछ अन्य शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी किए। चालुक्य शासकों को राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। उसके अंतर्गत कई अच्छे बंदरगाह भी आते थे जिनसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। कि चालुक्य वंश के जो शासकों ने क्या करा? दक्षिणापथ में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। इस वंश के शासकों ने अनेक महान युद्ध लड़े। उन्होंने उत्तरी तथा दक्षिण भारत में अनेक शासकों को परास्त करा। और इनके जो शासक थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी अच्छी थी। इनके पास बंदरगाह भी थे जहाँ से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता था। धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक दृष्टि से चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कि जो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए ना तो जो चालुक्य शासक थे वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार अनेक यज्ञ किए। उनके समय में कई धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। कि उनके समूह में कई धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं हुई। उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु तथा शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया। कि उन्होंने विष्णु जी के भी मंदिर बनवाए, शिव जी के भी मंदिर बनवाए। लेकिन अन्य धर्म के प्रति उनका व्यवहार सहनशीलता का था। कि भाई वो अपने धर्म को तो मानते थे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के धर्मों का अपमान करते थे। जैसे चालुक्य शासकों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त मुंबई के थाना जिले में पारसियों को बसने की आज्ञा दी। ये बहुत जरूरी लाइन है। मुंबई के थाना जिले में पारसियों को बसने की आज्ञा दी। चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे। ये जरूरी लाइन है। 100 से अधिक यहाँ पे बौद्ध विहार थे जिनमें 5000 भिक्षु निवास करते थे। कला एवं स्थापत्य कला का विकास। सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति इस समय में विशेषकर चित्रकला व ललित कला में हुई। अजंता के भित्ति चित्रों में कुछों का निर्माण चालुक्य शासकों के समय हुआ। कि अजंता के जो भित्ति चित्र है ना, जो दीवारों पे चित्र हैं, उनमें से कुछों का निर्माण जो है वो चालुक्य शासकों के समय हुआ। चालुक्यों ने अपनी पृथक वेशल शैली का विकास किया। वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्य के समय की एक मुख्य विशेषता पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बड़े मंदिरों का निर्माण था। ये पूछा गया है कि पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था उन्होंने। उनके समय में विभिन्न हिंदू गुफाओं, मंदिरों, चैत्य होलों का निर्माण किया गया। सम्राट मंगलेश ने वातापी में विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। कि सम्राट जो मंगलेश ने उन्होंने क्या कराया? वातापी में जो विष्णु के गुफाओं के मंदिर थे उनका निर्माण करवाया। बादामी, एलोरा, एलिफंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि में पर्वत को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये पूछा गया है कहाँ कहाँ? बादामी, एलोरा, एलिफंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि में पर्वत को काट कर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ से आपके 2-3 नाम ले लेंगे, सारे नाम नहीं लेंगे कि यह बताओ कहाँ पर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन में पूछ लेंगे पर्वतों को काटकर, तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षा व साहित्य क्षेत्र में प्रगति। चालुक्य शासक शिक्षा व साहित्य के महान प्रेमी थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विद्यालय, महाविद्यालयों का निर्माण करवाया। साहित्यकार एवं लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण देते थे। कि जो साहित्यकार होते थे, जो लेखक होते थे, उनको वो अपने दरबार में संरक्षण देते थे। चालुक्य ने संस्कृत भाषा का अधिक महत्व दिया। क्योंकि इन्होंने क्या करा? जो संस्कृत भाषा थी उसको बहुत महत्व दिया। उस समय अवलेकर ने अष्टसती, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखी। जरूरी लाइन है। अवलेकर ने अष्टसती पुस्तक लिखी, विज्ञानेश्वर ने
मिताक्षरा पुस्तक लिखी। कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कविराज मार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध आदि भी इस युग में लिखे गए। पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा में लिखे गए ये, तो कन्नड़ भाषा में लिखे गए। कविराज मार्ग हो गया, शांति पुराण हो गया, गदा युद्ध हो गया, विरहण का विक्रमांक, देवचरित वे सोमदेव सूर्य का वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। आर्थिक जीवन, लोगों का आर्थिक जीवन खुशहाल था। मुख्य व्यवसाय जो था इनका कृषि था। भू राजस्व भूमि की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करता था कि जितनी अच्छी भूमि होगी, जितनी अच्छी फसल होगी, उसी हिसाब से कर लिया जाता था। उस समय गरम मसालों तथा बहुमूल्य लकड़ियों का भी व्यापार किया जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था, चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। शासक प्रशासनिक इकाइयों का केंद्र बिंदु था। जो इनका शासक होता था ना, मतलब प्रशासनिक इकाई का केंद्र बिंदु, जैसा मान लो वहाँ का जो राजा है वो मुख्य होता था, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ चीज़ें होती थी, उसी के पास असीमित शक्तियाँ थीं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करता था। यहाँ से पूछा जाता है आपका प्रशासनिक इकाइयाँ और प्रशासनिक अधिकारी। साम्राज्य का अधिकारी जो होता था उसको राजा बोलते हैं, पूछा भी गया है। राष्ट्र का अधिकारी जो हो गया वो राष्ट्रपति होता था। देश का अधिकारी जो हो गया देशाधिपति हो गया। नगर का अधिकारी जो हो गया पतन स्वामी हो गया। ग्राम का अधिकारी जो हो गया गाँवूढ़ हो गया। यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। इसके आपको 3 पार्ट मिलेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें से जो जो ज़रूरी लाइन है वो मैंने आपको बताई है, और जैसे ये हमारे चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको नोट्स बनाकर भेजूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और उन्हें समझाऊँगी भी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।